नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों एवं धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी 20 मार्च 1351 को ठट्टा में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद ठट्टा के निकट शाह इस शिविर में उपस्थित जो प्रमुख अमीर और उलेमा थे, उन्होंने सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक को नया सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और यह उसके चाचा रजब का पुत्र था। इसकी जो माँ थी उसका नाम बीबी नैला था, जो कि राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। फिरोज का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक हुआ। प्रथम बार राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक हुआ, लेकिन बाद में फिर दिल्ली लौटने के बाद दोबारा उसका राज्याभिषेक अगस्त 1351 में हुआ। फिरोज में एक सफल शासक के गुणों एवं साहस दोनों का अभाव था। अब हम फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिरोज तुगलक एक उदार एवं दयालु शासक था। वे युद्धों के बजाय साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना तथा शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रजा की भलाई करना था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है राजस्व व्यवस्था। मोहम्मद तुगलक की उदार दानशीलता, विफल योजनाओं तथा निरंतर होने वाले विद्रोहों के परिणाम स्वरूप जो राजस्व व्यवस्था थी वो शोचनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी और उसको सुधारने की आवश्यकता थी। परंतु फिरोज जनता तथा अमीरों एवं सैनिकों को असंतुष्ट किए बिना राजस्व स्थिति को सुधारना चाहता था। इस हेतु उसने जो प्रथम कार्य किया वो किया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त जो समस्त ऋण थे, जो किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने ऋण दिए थे, तकाबी या सौंदर्य जिनको कहा जाता है, उन ऋणों को फिरोज तुगलक ने माफ़ कर दिया। इसके अलावा भूतपूर्व वजीर ख्वाजा जौन द्वारा अपने दावेदार शिशु सुल्तान का पक्ष मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों तथा सैनिकों को धन वितरित किया गया था। विद्यार्थियों, जो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था ख्वाजा जहाँ, उसने फिरोज तुगलक के स्थान, जब फिरोज तुगलक ठट्टा में था तो उसके स्थान पर दिल्ली में एक बालक को मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र घोषित करके और उसको सुल्तान घोषित कर दिया था और अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों और सैनिकों को धन वितरित किया था। उससे पुण्य वसूल करने से भी फिरोज तुगलक ने मना कर दिया। इसके अलावा पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासनकाल में उलेमाओं के जो भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए थे, फिरोज ने उलेमा वर्ग के उत्तराधिकारियों को वे भूमि अनुदान वापस कर दिए और उस समय के प्रमुख उलेमाओं के भूमि अनुदानों में वृद्धि भी की गई तथा जिन उलेमाओं के पास कोई भूमि नहीं थी उनको भूमि अनुदान में भी दी गई। इससे उलेमा वर्ग फिरोज का घोर समर्थक बन गया। इसके अलावा उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन जो था, उसका एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था, उसको ये आदेश दिया कि संपूर्ण राज्य की आय का अनुमानिक विवरण तैयार करे अर्थात राज्य की आमदनी का ब्यौरा है वो तैयार करे। तो ख्वाजा हिसामुद्दीन ने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच की और खालसा भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक निश्चित किया। उस ख्वाजा हिसामुद्दीन को इस कार्य को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा। विद्यार्थियों, फिरोज ने भूमि के नाप के आधार पर राजस्व तय करने की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसको त्याग दिया। उसके शासनकाल में जो आय का अनुमान है वो स्थानीय जानकारी तथा राजस्व विभाग के अनुभव पर आधारित था। फिरोज के हिसाब की एक विशेषता ये भी थी कि इसमें भूमि कर के अलावा अन्य करों से होने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अलावा फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, जिनमें मकान कर, चरागाह कर भी सम्मिलित थे। फिरोज ने केवल कुरान के नियमानुसार केवल 4 कर लगाए
जिनमें खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात। खराज जो कि भूमि कर होता था, खुम्स युद्ध में लूट का माल होता था, जजिया जो होता था वो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। फिरोज ने अब तक के जो सुल्तान थे उन्होंने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था विद्यार्थियों, परंतु फिरोज ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया। और इसके अलावा एक और कर था ज़कात, जो कि मुसलमानों से वसूल किया जाता था, और ये जो कर होता था वो उनके धार्मिक कार्यों पर ही इस कर से होने वाली आय को धार्मिक कार्यों पर ही व्यय कर दिया जाता था। इसके अलावा उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई, या जिसको सर्ब भी कहा जाता है, सिंचाई कर लगाया, जो कि उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। और ये कर उन किसानों से वसूल किया जाता था जो सरकारी नहरों से अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी लेते थे। नेक्स्ट है दूसरा प्रशासनिक सुधार, या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा निर्णय है कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई के उद्देश्य से, कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 5 बड़ी नहरों का निर्माण है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। जो पहली नहर थी वो थी यमुना नदी से हिसार फिरोजत तक, जो कि सबसे बड़ी नहर थी और 150 मील लंबी थी। दूसरी जो नहर थी वो सतलज से घग्गर तक जाती थी और ये 96 मील लंबी थी। तीसरी जो नहर थी वो मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई। चौथी नहर घग्गर से नव स्थापित नगर फिरोजाबाद तक, तथा 5वीं यमुना से फिरोजाबाद तक पहुंचती थी। फरिश्ता लिखता है कि सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने अन्य नदियों पर 50 बांध भी बनवाए तथा तालाबों का निर्माण भी करवाया, तथा सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 160 कुएं भी खुदवाए और तालाबों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। नहरों के आसपास नई बस्तियां बस गई। नहरी क्षेत्रों में सुल्तान ने किसानों को गेहूं, गन्ना, मसूर आदि उत्तम फसलों को बोने और फलों के पेड़ लगाने का भी अनुरोध किया। नेक्स्ट है बाग लगवाना। फिरोज तुगलक को बागों का बहुत शौक था, बाग लगवाने का बहुत शौक था। इनसे उसने अपनी आय बढ़ाने का भी निश्चय किया और इस हेतु उसने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य को 1,80,000 टन की वार्षिक आय होने लगी। नेक्स्ट है उद्योग। फिरोज ने 36 कारखाने स्थापित किए, जिनमें राजमहलों और राजकीय उपयोग में आने वाली वस्तुओं, दरियों, गलीचों आदि का निर्माण किया जाता था। परोपकारी कार्यों के अंतर्गत देखें तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगार या बेकार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। रोजगार दफ्तर की स्थापना करके हजारों बेरोजगारों को नौकरियां दी गई। दूसरा है निर्धन मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं जो निर्धन मुस्लिमों की लड़कियां होती थी विवाह योग्य, उनके विवाह के लिए एक दान विभाग, जो कि दान एक खैरात कहलाता था, उस दान विभाग की भी स्थापना की, जिसके द्वारा जो गरीबों की जो पुत्रियां होती थी उनके विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक विशाल चिकित्सालय दारुल सफ़ा नामक एक राजकीय चिकित्सालय का निर्माण करवाया, जिसमें कि गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था और उसके साथ साथ उनको भोजन व औषधियाँ भी उपलब्ध करवाई जाती थी। सुल्तान की तरफ से दूरस्थ स्थानों तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों की आर्थिक सहायता का भी प्रबंध किया गया। सार्वजनिक निर्माण कार्य। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण कार्य। यदि इतिहासकार फरिश्ता का विश्वास किया जाए तो फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 40 मस्जिदों, 30 विद्यालयों, 20 महलों, 100 सरायों,
300 नगरों, 100 अस्पतालों, 5 मकबरों, 100 सार्वजनिक स्नानघरों तथा 15 पुलों का निर्माण करवाया। हालांकि ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु इतना सही है कि उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि प्रमुख नगरों की स्थापना की थी। इसके अलावा जो सुल्तान को इन नगरों में से जो सबसे प्रिय नगर था वो था यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई जोना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने पुरानी इमारतों तथा मकबरों की भी मरम्मत करवाई, जिनमें जो उसके पूर्ववर्ती जो शासकों द्वारा बनवाए गए भवन या स्मारक थे उनकी मरम्मत करवाई, जिनके अंतर्गत दिल्ली की कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, अलाई तालाब या हौज खास, शमसी तालाब, इल्तुतमिश का मकबरा, जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे आदि प्रमुख है, जिनका कि फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाए। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया गया। शिक्षा और साहित्य की उन्नति। फिरोज तुगलक ने शिक्षा की उन्नति में भी गहरी रुचि ली। उसने अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठों की स्थापना की और उनमें विद्वान लोगों को नियुक्त किया और इन शिक्षण संस्थाओं को सरकार की तरफ से नियमित अनुदान देने का भी प्रबंध किया गया तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था की गई। सबसे बड़ा जो मदरसा था वो दिल्ली में स्थापित था, जो मदरसा फिरोज शाही कहलाता था। इस मदरसे में प्रकांड विद्वान जलालुद्दीन रूमी तथा अनेक प्रसिद्ध विद्वान शिक्षा प्रदान किया करते थे। जियाउद्दीन बरनी, जिसने फतवाए जहांदरी एवं तारीख फिरोज शाही ग्रंथों की रचना की, तथा शम्स ए सिराज अफी, जिसने तारीख फिरोज शाही ग्रंथ लिखा, इन दोनों इतिहासकारों को भी फिरोज शाह तुगलक ने संरक्षण दिया। फिरोज तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतवाते फिरोज शाही भी लिखी। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर जो कि 1361 में नगरकोट पर आक्रमण के समय ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करवाया था। उसके पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद अप्पाउद्दीन द्वारा दलाइले फिरोज शाही के नाम से करवाया। दलाइले फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल तथा जल घड़ी का भी आविष्कार है वो करवाया। न्याय व्यवस्था प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। फिरोज की जो न्याय व्यवस्था थी वो इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। न्याय विभाग तथा धर्म विभाग के सभी पदों पर उलेमा वर्ग के लिए सभी जो पद थे न्याय विभाग और धर्म विभाग के, वो सभी पद उलेमा वर्ग के लिए सुरक्षित रखे गए और पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा छीने गए उनके जो उलेमा वर्ग के जो विशेषाधिकार थे उनको पुनः बहाल कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपराधियों को मृत्युदंड एवं अंग भंग की सजाएं देना बंद कर दिया, अर्थात उसने न्याय व्यवस्था को पूर्ववर्ती सुल्तानों की तरह इतना कठोर है वो नहीं रखा। दास प्रथा की बात करें तो फिरोज को बहुत बड़ी संख्या में दासों को रखने का शौक था। इसी कारण फिरोज के समय दासों की जो संख्या है वो 1,80,000 तक पहुंच गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की तथा उसके जो शाही महल था उसमें लगभग 40,000 दास हैं वो शाही महल में सुल्तान तथा उसके परिवार की सेवा में नियुक्त किए गए थे। 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षित किए गए। दासों को नकद वेतन तथा भूखंड भी दिए गए। हजारों दास सरकारी कारखानों, उद्योगों और निर्माण विभाग में नियुक्त किए गए।
परंतु ये जो दास प्रथा है राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि आय का एक बहुत बड़ा भाग इन दासों पर व्यय होने लगा और धीरे धीरे इन दासों ने शासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक एक योग्य सेनानायक नहीं था, अतः वह सैन्य संगठन को सुधारने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इसका जो सैनिक संगठन था वो दोषपूर्ण था। अलाउद्दीन ने एक स्थायी सेना कायम की थी। हमने पूर्ववर्ती वीडियो में देखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था उसने स्थायी सेना कायम की थी, परंतु फिरोज के समय में पुनः सामंती ढांचे पर सेना का संगठन किया गया तथा सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। और इसके अलावा इस प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष था, इसकी जो सैन्य व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि सैनिक के बूढ़े हो जाने अथवा किसी कारणवश सैनिक सेवा के योग्य न रहने पर उसका पुत्र, दामाद अथवा दास भी उसके स्थान पर सेवा दे सकता था। अर्थात सैन्य पदों को इसने वंशानुगत बना दिया। इससे सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा। जो खुमस, जो युद्ध में लूट का माल होता था, उसका 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने का आदेश दे दिया। 1363 के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य अभियान बंद कर दिए, जिससे सैनिक आलसी तथा आराम मतलबी हो गए। सैनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का है वो बोलबाला था। सैनिकों का हुलिया नोट करने और घोड़ों को दागने की प्रथा भी अब त्याग दी गई। सुल्तान ने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। सेना के वार्षिक निरीक्षण में भी फिरोज शाह तुगलक के समय काफ़ी ढिलाई आ गई। अब हम फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक नीति थी वो अत्यंत ही संकीर्ण और सांप्रदायिक थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे सुल्तानों ने तो धर्म को राजनीति से पृथक रखा, परंतु इसके ठीक विपरीत फिरोज ने राजनीति को धर्म पर आधारित बना दिया। जो इस्लामी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को राज्य की नीति का आधार बनाया और सभी उच्च पदों पर केवल मुसलमानों को नियुक्त किया तथा कुरान के नियमानुसार शासन का संचालन है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक पहला मुसलमान शासक था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रशासन में प्रधानता दी। फिरोज तुगलक शेखों, मौलवियों, मुल्लाओं तथा अन्य मुस्लिम धर्माचार्यों का विशेष आदर करता था और उनसे प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी सलाह लेता था। नेक्स्ट है कि न्याय व्यवस्था पर पुण्य धर्म गुरुओं का प्रभाव फिरोज शाह तुगलक के समय हो गया। उलेमा वर्ग को ही न्याय प्रदान करने का निर्णय दे दिया गया। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सारे पद थे वो धर्म गुरुओं को ही प्रदान कर दिए गए। मुक्ति कानूनों की व्याख्या करते थे इसके समय में। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया तथा हिंदुओं के प्रति धर्मांधता और असहिष्णुता की है नीति का फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के प्रति धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति का पालन किया। उसने इसके समय में भारत में इस्लाम का प्रसार करना, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को ध्वंस करना तथा हिंदुओं पर नाना प्रकार के अत्याचार करना फिरोज के शासन का मुख्य ध्येय बन गया। फिरोज शाह तुगलक के समय इसका जो जाजनगर अभियान था 1360 में, इसके समय में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया, जगन्नाथ की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी तथा 1361 में नगरकोट अभियान के समय ज्वालामुखी माता के मंदिर को ध्वस्त कर देवी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ऐसा पहला सुल्तान, मुसलमान सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर है वो लगाया। तथा फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को जिम्मी अर्थात इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहता था।
इसके अलावा हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक के समय किया गया। पहली बार अन्य धर्मावलंबियों को मुसलमान बनाने का साधन बनाया। हिंदुओं पर प्रतिबंध, हिंदुओं के कुछ धार्मिक जो थे जैसे धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध, नए मंदिर ध्वस्त कर दिए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर पाबंदी लगा दी। अर्थात उनके जो धार्मिक जो व्यवहार थे उन पर उसने कठोर पाबंदी लगाई। धर्म संबंधी के कार्यों पर पाबंदी लगा दी। हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति भी उसकी जो नीति थी वो ठीक नहीं थी। जैसे कि शियाओं पर अत्याचार, चूँकि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था फिरोज शाह तुगलक, अतः उसने अनेक शिया नेताओं की हत्या करवा दी और उनकी धार्मिक पुस्तकों को जला दिया। महदवियों तथा सूफी संतों पर भी उसने अत्याचार किए। फिरोज पहला शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की। अर्थात जहाँ तक निजी धर्म का सवाल है, सुल्तान फिरोज के निजी धर्म का सवाल है, तो वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने इस संप्रदाय की उन्नति का हर संभव है प्रयास किया तथा सुन्नी मुसलमानों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुस्लिम संतों, फकीरों और उलेमाओं को पूरा सम्मान दिया तथा खानकाहों के व्यय की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की और ये पहला शासक हुआ जिसने राज्य के खर्च पर हज की भी व्यवस्था की। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की समीक्षा करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा है कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांत एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। तो विद्यार्थियों, आज हमने फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन एवं धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।